topic of our discussion is tools of financial statement analysis. Tools of financial statement analysis क्या होता है कि हम लोगों के पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, कोई हमने फर्दर फ्यूचर प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए जब हम उनका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसको करने के हमारे पास चार टूल्स हैं। वन इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इनको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। सेकंड इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड वन इज रेशियो एनालिसिस जो हमने टर्म 1 में पढ़ा था, एंड फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जिनमें हम बैलेंस शीट्स की एलिमेंट्स का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं फॉर 2 और मोर इयर्स। एक साल का दूसरे साल के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली बेटा जी कंपैरिजन दो तरह के होते हैं, वन इज इंट्रा फर्म एंड अदर इज इंटर फर्म। इंट्रा फर्म का मतलब क्या होता है? इंट्रा फर्म का मतलब होता है जब हम एक पीरियड के वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं दूसरे पीरियड के साथ लेकिन फर्म सेम है। फॉर एग्जांपल रेनबैक्सी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास हैं। रेनबैक्सी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो 2021 का 2022 के साथ जब कंपैरिजन करते हैं वो आपका है इंट्रा फर्म। इंटर फर्म का मतलब होता है जब एक फर्म की वैल्यूज का कंपैरिजन किया जाता है किसी और फर्म के साथ या इंडस्ट्री मीन ग्रुप ऑफ फर्म कि मान लो टाटा स्टील टिस्को का कंपैरिजन करते हैं पूरी स्टील इंडस्ट्री के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। अब बेसिकली जो हम कंपैरिजन करते हैं इनके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब हम कंपैरिजन करते हैं एक तो इनसे हमारी जो डाटा प्रेजेंटेशन है वो बहुत सिंपल हो जाती है और इजीली हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड, ये इंडिकेट करते हैं ट्रेंड। अगर तो पिछले साल के कंपैरेटिवली बेस ईयर के कंपैरेटिवली करंट ईयर में राइज आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, डिक्लाइन आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। थर्ड इज इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये हमें बताता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, 2020 में कम थे 2021 में ज्यादा हो गए, इट मींस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। उसके बाद फोर्थ वन इज कंपैरिजन विद अदर फर्म और इंडस्ट्री। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती हैं? ताकि हम एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करें या इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करें। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, देखो हमने फ्यूचर में बजट बनाते हैं, हम पढ़ेंगे एक आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत अच्छी टेक्निक है बजटरी कंट्रोल विच यू विल स्टडी इन सीनियर क्लासेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें हम क्या करते हैं फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशंस लगाते हैं। मोस्टली आपके घरों में आपके पेरेंट्स भी करते हैं, कैश बजट बनता है वो आप लोग करते हो कि इस महीने मुझे पापा से इतनी पॉकेट मनी मिलनी है, इतने पैसे मेरे रिलेटिव्स ने देके जाने हैं, इतने पैसे मुझे यहाँ से आने हैं, ये मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है, ये मैंने यहाँ पे कहीं पे इतने पैसे के आउटफिट्स लेने हैं, इतने पैसे के मैंने शूज परचेज करने हैं, एक अंदाजा सा आप रफ आइडिया लगाते हो। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग होती है, उनके लिए भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत यूजफुल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। शेयर होल्डर्स, अगर हमने किसी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि उस कंपनी का ट्रेंड क्या आ रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सेकंड इज डिसीजन एंड प्लान, कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने से पहले हम एनालिसिस करके देखते हैं ना। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपके एडमिशन का जो है वो डिसीजन लेना है, वो देखेंगे ना कि 10th के कंपैरेटिवली प्लस 2 में नंबर कितने आए हैं। अगर प्लस 2 की परसेंटेज ज्यादा आई वो देखते हैं हाँ बच्चा पढ़ने वाला हो गया है, इसमें जो है पोटेंशियल है तो इसको हम अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेंडर्स, जिन लोगों से आपने पैसा लेना है उधार, वो देखते हैं आपके वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं। आप देखो बैंक से जब आप लोन लेते हो बैंक आपको कहता है पिछले 3 साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्या करनी होती है उन्होंने
वो ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जिस पर्सन को हम पैसे एज अ लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इज दैट पर्सन इज जेन्युइन, इज दैट फर्म इज जेन्युइन और नॉट। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, वो देखेंगे ना कि हमने पिछले सालों में कितना, ये ना सारा पैसा फिक्स एसेट में ब्लॉक हो जाए तो उनके पास वर्किंग कैपिटल बचे ना। अब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन है वो सबसे पहला क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्योंकि जितना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, उसके कारण इसकी एक लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, वो गलत भी हो सकते हैं। सेकेंड, इफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, कई चीजें हैं जो आपकी जजमेंट पे डिपेंड करती हैं। कई बार हम एनालिसिस करते हैं, किसी को लगता है कि करंट एसेट ज्यादा हो गए, फर्म अच्छी हो गई, दूसरे को लगता है नहीं सर, अगर करंट एसेट ज्यादा हो गए इट मीन हमारे रिसोर्सेज आइडल हैं, अगर वही पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं हमें ज्यादा बेनिफिट मिलना था। थर्ड पॉइंट इज क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। अकाउंटिंग की सबसे बड़ी सीरियस लिमिटेशन ही ये है, क्योंकि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो है इसी कारण अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ, प्राइस लेवल चेंजेस, सपोज आपके फोर फादर्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदी थी 5000 की, आज उसकी कीमत 50 करोड़ हो गई है, किताबों में तो 5000 ही शो हो रही है। और डिफरेंट कंपनी की वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ है, दूसरे की कुछ है। सपोज जैसे आपने पढ़ा था लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन के कई मेथड हैं, कोई कंपनी हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रही हो, कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा रही हो, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। तो ये हमारा सारा लेक्चर था कंपैरेटिव स्टेटमेंट के। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर।